गुड आफ्टरनून। आज आपको मैं ये आपका फाउंडेशन कोर्स है जिसे आधार पाठ्यक्रम कहा जाता है। आधार पाठ्यक्रम में आपका कंपलसरी पेपर होता है महिला सशक्तिकरण, वुमन एम्पावरमेंट। इसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। ये मैं आपको यशराज की जो गाइड आती है आपकी, उस गाइड में से कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, जिसको 53 पेज नंबर पर आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें आते हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में फर्स्ट आता है कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है। मैं आपको वस्तुनिष्ठ इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि यह पूरा जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर आता है, वो आपको पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप पर ही आता है ना। तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है महिला सशक्तिकरण का अर्थ है, जिसमें ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हुए 4 ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट दिया है समाज में महिलाओं का आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, तीसरा दिया है व्यक्तित्व विकास और उपरोक्त सभी। तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ, जैसे कि आप जानते हैं महिला सशक्तिकरण क्या होता है, जिसमें महिलाओं को सशक्त किया जाता है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, व्यावसायिक रूप से, राजनीतिक रूप से, व्यक्तित्व रूप से, सभी रूप से उनको विकसित किया जाता है, सशक्त किया जाता है। इसके लिए इसका जो आंसर आएगा 4th नंबर का आएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऋग्वेद में किसकी कथा मिलती है। हमारे यहाँ ग्रंथों में बहुत प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। ये हमारे सनातन धर्म के वेद ग्रंथ है। इन ग्रंथों में किसकी कथा मिलती है, तो ऋग्वेद में मुख्यतः किसकी कथा मिलती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए आपको, जिसमें प्रथम ऑप्शन है बृहस्पति और जुहू, दूसरा है इंद्र और इंद्राणी, तीसरा है शिव और पार्वती और चौथा है ब्रह्मा और सरस्वती। इसका प्रथम उत्तर सही है बृहस्पति और जुहू। बृहस्पति और जुहू मतलब जुहू जो थे बृहस्पति की पत्नी थी, उसका पूरा नाम था ब्रह्मजया जुहू। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आता है बच्चों, महिला सशक्तिकरण वर्ष कब मनाया जाता है। इसके 4 ऑब्जेक्ट्स है, जिसमें पहला है 8 मार्च, दूसरा है 10 मार्च, तीसरा आता है 15 मार्च और चौथा आता है 20 मार्च। तो इसमें सही उत्तर है आपका 8 मार्च। महिला सशक्तिकरण वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। 4th वन क्वेश्चन आता है आपका सूत्र काल में स्त्रियों की दशा थी। सूत्र काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी, मतलब विकास उन्मुख थी, मतलब विकास की ओर उन्मुख करने वाली थी, या पतन उन्मुख थी, मतलब गिरने वाली थी, मतलब उनका विकास नहीं होता था। तीसरा आता है श्रेष्ठ और चौथा आता है उपरोक्त सभी। तो सूत्र काल में स्त्रियों की जो दशा थी उसमें सही जवाब आपका आता है उपरोक्त सभी, मतलब विकास उन्मुख भी थी, पतन उन्मुख भी थी और श्रेष्ठ भी थी। तो सूत्र काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी, तो उपरोक्त सभी, ये उत्तर सही रहेगा। नेक्स्ट जो आता है आपका क्वेश्चन, स्त्रियों को 64 कलाओं में दक्ष होना चाहिए, यह किसका कथन है। ठीक है, स्त्रियों को 64 कलाओं में दक्ष होना चाहिए, यह किसका कथन है। तो यह कथन जो है वात्सायन का है, ये सही जवाब है। इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए मनु है, विशिष्ट है, अल्टेकर है और वात्सायन है। तो इसका सही जवाब मैंने पहले बताया आपको, वात्सायन यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, किस युग में पति की मृत्यु के उपरांत पत्नी पुनर्विवाह कर सकती थी। किस युग में पत्नी की मृत्यु के उपरांत पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी पुनर्विवाह कर सकती थी। इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वैदिक तथा उत्तर वैदिक युग, दूसरा है प्राग ऐतिहासिक युग, तीसरा आता है सूत्रकाल, चौथा आता है ऋग्वैदिक युग। तो इसका सही जवाब है वैदिक तथा उत्तर वैदिक युग। वैदिक युग जो था, वैदिक युग में महिलाओं की सशक्तिकरण का जो इतिहास अगर हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा था। महिलाओं को पुरुषों के साथ में समान अधिकार थे, महिलाओं का सम्मान किया जाता था, महिलाओं को अपने पति की मृत्यु के पश्चात पुनर्विवाह करने की परमिशन थी,
उनको आर्थिक, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से सभी प्रकार से स्वतंत्रता थी और हर स्थान पर पुरुषों के साथ में ही उनको समान व्यवहार करने का अधिकार प्राप्त था। पुरुष वर्ग भी उन्हें सम्मानित करते थे। समय समय पर उनको भी अपने परिवार और समाज में सम्मान का स्थान प्राप्त होता था। इसलिए इसका सही जवाब है वैदिक तथा उत्तर वैदिक युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है। सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है। इसके 4 ऑप्शंस हैं, गुप्त काल, आधुनिक काल, वैदिक काल और मध्य युग। इसका सही जवाब है गुप्त काल। गुप्त काल में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है, क्योंकि गुप्त काल में महिलाओं को सती होने की प्रचलन था। सती प्रथा क्या होता है? सती प्रथा यानी पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी भी पति की चिता के ऊपर बैठकर अपने आप को स्वाहा करती थी, मतलब अपने आप को भी समर्पित कर देती थी। ये सती प्रथा कहलाती है। तो ये जो प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण गुप्त काल में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती वहाँ के सभी कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। यह कथन कहाँ से अवतरित है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 मनुस्मृति, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 है अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब जो है वो है 2 नंबर का मनुस्मृति। मनुस्मृति ये क्या है? मनुस्मृति ये हिंदू धर्म और मानव जाति का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है और ये संस्कृत का ग्रंथ है। और मनुस्मृति में स्त्रियों की स्थान का महत्व बताया हुआ है। मनुस्मृति में स्त्रियों के उच्च स्थान का महत्व बताया हुआ है। इसके लिए मनुस्मृति में ये एक वाक्य आपको मिलेगा, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। यत्र पूज्यते नारी तत्र रमते देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस रानी ने मुगल सम्राट अकबर के सेनापति आसफ खान से लड़कर वीर गति की प्राप्त होने से पहले 15 वर्षों का शासन किया था? इसमें पहली ऑप्शंस आता है आपका रानी रूपमती, रानी पद्मावती, रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका सही जवाब है स नंबर का तीसरा रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती ये एक मुगल सम्राटों से लड़कर अपने आप को वीर गति को प्राप्त करने वाली ऐसी रानी थी। ये मंडला की रानी थी और इनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 में हुआ था और रानी दुर्गावती की मृत्यु 24 जून 1564 में हुई थी। ये मुगल सम्राटों से लड़ते लड़ते जब रानी दुर्गावती को ये लगा कि अब मैं इससे आगे ज़्यादा लड़ नहीं सकती हूँ और मैं अब इनके मुगलों के अधीन मुझे जाना पड़ेगा, तो उन्होंने स्वयं अपने एक सेनापति को कहा था कि मुझ पर तीर चला दो। लेकिन उस सेनापति का साहस नहीं हुआ कि मैं अपनी रानी पर किस तरह से तीर चलाऊं। तो रानी दुर्गावती ने स्वयं ही अपने हाथ से अपने सीने में खंजर डालकर अपनी मृत्यु प्राप्त की थी। इस तरह से उनकी मृत्यु 24 जून 1564 में हुई थी और दुर्गावती का जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था। इसके लिए उनका नाम उनके माता पिता ने दुर्गावती यह रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, महिलाओं के पुनरुत्थान का काल कब से शुरू होता है? उसमें पहला ऑप्शन आता है उत्तर काल, दूसरा उत्तर आता है वैदिक काल, तीसरा है ऑप्शन आपको ब्रिटिश काल और चौथा है आधुनिक काल। तो महिलाओं के पुनरुत्थान का काल कब से शुरू होता है? इसका सही जवाब है आपका ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल से ही इनका पुनरुत्थान शुरू हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति कब बनाई गई है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें 1998, 1999, 2000 और 2001। इसका सही जवाब आता है 2001। राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति यह 2001 से बनाई गई थी। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा गठित की गई थी। यह नीति को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गठन किया था। नेक्स्ट आता है इसका क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को महत्व देने के प्रमुख कारण हैं। नंबर 1 है इसमें समाज का विकास, नंबर 2 है घरेलू हिंसा में कमी, नंबर 3 है आत्मनिर्भरता, नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो इसमें सही जवाब आता है उपरोक्त सभी, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को महत्व देने का प्रमुख कारण क्या है? तो महिला सशक्त नहीं थी। महिला सशक्ति के लिए समाज का विकास, सशक्त अगर होगी महिला तो समाज का विकास होगा, घरेलू हिंसा में कमी आएगी और आत्मनिर्भरता महिलाओं की बढ़ेगी। यह देखते हुए इसका जवाब जो है सही उत्तर आता है उपरोक्त सभी। अगर महिला सभी रूप से सशक्त होती है तो समाज का उत्थान होगा और देश के विकास में महिलाओं का अपना योगदान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य पुरुषों के बराबर। इसमें पहला उत्तर है मानसिक, नंबर 2 है सामाजिक, नंबर 3 है आर्थिक और नंबर 4 है उपरोक्त सभी में निर्णय लेने का अधिकार। तो इसका सही जवाब है चौथा, उपरोक्त सभी में निर्णय लेने का अधिकार। ये क्वेश्चन आपको मैं एक बार और समझाती हूँ। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य पुरुषों के बराबर सभी निर्णय लेने का अधिकार। मतलब महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर महिला सशक्त होगी तो वह सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से पुरुषों के समान ही निर्णय ले सकती है। उनको भी एक डिसीजन पावर है और डिसीजन मेकिंग का पावर उनको मिले, इसके लिए महिला सशक्त होना जरूरी है। इसीलिए महिला सशक्तिकरण यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया था 2001 में, और महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार देकर उनकी निर्णय लेने की क्षमता को विकसित किया और उन्हें भी निर्णय लेने के पात्र बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, महिला सशक्तिकरण के आयाम हैं। महिला सशक्तिकरण आयाम मतलब डायमेंशंस क्या होते हैं? महिला वुमन एम्पावरमेंट के डायमेंशंस क्या है? द डायमेंशंस ऑफ वुमन एम्पावरमेंट। फर्स्ट आता है इसमें सामाजिक, दूसरा आता है आर्थिक, तीसरा आता है शैक्षिक और चौथा आता है सभी। तो महिला सशक्तिकरण के डायमेंशंस क्या है? तो ऑब्वियसली सभी रहेंगे। अगर महिला सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से स्ट्रांग हो जाएगी तो वो सभी क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य में 50% महिलाएं पंचायत की मुखिया है? मतलब 50% महिलाएं पंचायत में मुख्य स्थान पर बैठ सकती है, ऐसा कौन सा राज्य है? तो उसमें पहला ऑप्शन आता है बिहार, दूसरा ऑप्शन आता है पंजाब, तीसरा ऑप्शन आता है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन आता है उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है बिहार। बिहार में महिलाओं को 50% पंचायत की मुखिया बनने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत महिलाओं के अधिकार। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत महिलाओं के अधिकार। इसमें पहला ऑप्शन आता है जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, दूसरा आता है समान कार्य के लिए समान वेतन, तीसरा आता है ऑप्शन प्रसूति सहायता की व्यवस्था, चौथा आता है उपरोक्त सभी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत महिलाओं के अधिकार, जैसे मैंने चारों ऑप्शन पढ़े हैं, उस चारों में जो लास्ट वाला है उपरोक्त सभी, ये सही उत्तर इसका रहेगा। क्योंकि जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का भी अधिकार महिलाओं को नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत दिया है। समान कार्य के लिए समान वेतन मिल रहा है महिला को, उसका निर्देश दिया हुआ है।
थर्ड वन आता है प्रसूति सहायता की व्यवस्था, और चौथा है उपरोक्त सभी। ये तीनों भी महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत महिलाओं को अधिकार दिए हुए हैं। नेक्स्ट आता है जिसके पास आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण की ज़्यादा शक्ति होगी वह शक्तिशाली होगा। यह किसका कथन है? क्वेश्चन एक बार आप फिर से सुन लीजिए। जिसके पास आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण की ज़्यादा शक्ति होगी वह शक्तिशाली होगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन है मार्शल, दूसरा है कार्ल मार्क्स, तीसरा ऑप्शन है मैक्स वेबर, चौथा ऑप्शन है बाल्टन। तो इसका सही जवाब जो है मार्शल। मार्शल ने यह कथन लिखा हुआ है कि जिसके पास आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण की ज़्यादा शक्ति होगी वह शक्तिशाली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता। भारत में प्रचलित इस प्राचीन श्लोक में किसकी महिमा का गान है? ये इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया था कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। यह कथन कहाँ से अवतरित है? आपको ये क्वेश्चन मैंने पहले बताया था, मनुस्मृति में ये कथन है। अब इस कथन में किसकी महिमा का गान किया हुआ है? यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता, मतलब जहाँ नारी को पूजा जाता है वहाँ देवता रमण करते हैं। इसके ऑप्शन से पहला है वृक्ष, दूसरा है देवता, तीसरा है नारी और चौथा है पुरुष। तो यत्र नार्यस्तु पूज्यते मतलब नार्यस्तु मतलब नारी की पूजा। तो इस कथन के अंतर्गत किसकी महिमा है? नारी की। तो इसका सही जवाब क्या आएगा? नंबर 3 नारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1993 में किस देश में आयोजित सम्मेलन में स्त्रियों के मानव अधिकार से संबंधित मुद्दों पर सभी देशों ने संबंधित कानूनों के निर्माण की अनिवार्यता पर बल दिया था? इसका पहला ऑप्शन आता है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन आता है ऑस्ट्रिया, तीसरा आता है न्यूजीलैंड, चौथा आता है वियना। तो इसका सही जवाब है वियना। नेक्स्ट है क्वेश्चन महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत गठित स्थानीय शिकायत समिति से संबंधित कथन है। नंबर 1 पीड़ित महिलाओं की शिकायत की सुनवाई। नंबर 2 सीमित समिति की अध्यक्ष महिला योगी, समिति की अध्यक्ष महिला ही होगी। थर्ड आता है समिति के अन्य सदस्यों में एक सदस्य एसटी या एससी से जुड़ी महिला का होना अनिवार्य है। और चौथा है उक्त सभी। तो इसमें सही जवाब है आपका उक्त सभी, मतलब महिलाओं के कार्यस्थल पर जो लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 का गठन हुआ है उसमें शिकायत समिति से संबंधित जो कथन है उसमें पीड़ित महिला की शिकायत की सुनवाई भी की जाएगी। समिति का की अध्यक्ष महिला ही होगी। जो समिति का गठन होगा उस समिति की अध्यक्ष महिला ही होगी, क्योंकि महिला उत्पीड़न लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम रहेगा वो, और उसकी जो समिति बनेगी उस समिति की अध्यक्षा जो रहेगी वो महिला ही रहेगी। और इन समिति के जो सदस्य रहेंगे उसमें कम से कम एक सदस्य एससी और एसटी इस जाति समुदाय का होना अनिवार्य है। तो इसमें सही जवाब है उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिंग समानता का सिद्धांत निहित है। लिंग समानता का सिद्धांत निहित है नंबर 1 भारतीय संविधान में, नंबर 2 मौलिक अधिकारों में, नंबर 3 ऑप्शन है उसका मौलिक कर्तव्य तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो लिंग समानता का सिद्धांत जो है उसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, क्योंकि भारतीय संविधान में भी इसका समावेश है, मौलिक अधिकारों में भी है, मौलिक कर्तव्य तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी ये निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
भारत में महिलाओं के प्रति सभी भेदभाव समाप्त करने का विचार वर्ष। मतलब महिलाओं के प्रति जो भेदभाव होता था कि महिलाएं सामाजिक समुदाय में नहीं जा सकती, धार्मिक कार्यों में महिलाएं नहीं जा सकती, पुरुषों के बराबर महिलाएं कार्य नहीं कर सकती है, घर से बाहर निकलकर महिलाएं कुछ कमाने नहीं जा सकती है, ये सब पर विचार करने का, ये सब भेदभाव, एक तरह से भेदभाव होता है। पुरुषों के समान कार्य करने नहीं देना मतलब महिलाओं के साथ में भेदभाव हुआ। तो ये भेदभाव समाप्त करने का विचार किस वर्ष में आया था? उसमें पहला ऑप्शन है 1993, दूसरा ऑप्शन है 1968, तीसरा ऑप्शन आता है 2005 और चौथा ऑप्शन आता है 1947 से आया। नेक्स्ट, इसका सही जवाब है 1993। 1993 में ये विचार सबसे पहले आया था कि महिलाओं के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए और इस भेदभाव को समाप्त करना चाहिए। इस तरह का विचार 1993 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, महिला सशक्तिकरण में शामिल है। महिला सशक्तिकरण में शामिल है में पहला ऑप्शन है आपका आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, धार्मिक सशक्तिकरण और उपरोक्त सभी। इतने ऑप्शंस में से आप अब समझ ही गए होंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। बच्चों, इसमें उपरोक्त सभी ये सही जवाब है, क्योंकि अभी तक जितने मैंने क्वेश्चंस आपको समझा है वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही रहे होंगे कि महिला सशक्तिकरण मतलब क्या होता है, महिला को किस किस आधार पर सशक्तिकरण मिलना चाहिए। तो आर्थिक सशक्तिकरण भी मिलना चाहिए, सामाजिक सशक्तिकरण भी मिलना चाहिए, धार्मिक सशक्तिकरण भी मिलना चाहिए। आर्थिक सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है? उन्हें समान अधिकार मिले, उन्हें कमाने के लिए या उन्हें जीवन यापन करने के लिए कोई व्यवसाय या नौकरी करने जाने का अधिकार होना चाहिए, उन्हें पैसे खर्च करने का अधिकार होना चाहिए, कमाने का अधिकार होना चाहिए, उन्हें समाज में सभी कार्यों में बराबरी से कार्य करने का अधिकार होना चाहिए, समाज के सभी नियमों को पालन करने का और समाज के सभी स्थानों पर जाने का अधिकार होना चाहिए। धार्मिक सशक्तिकरण होना चाहिए, मतलब वो जिस धर्म को बिलोंग करती है उस धर्म से रिलेटेड वो सभी नियमों का पालन कर सकती है और सभी धार्मिक संस्कारों में वो बराबरी से जा आ सकती है। तो ये सभी ही सशक्तिकरण में शामिल होता है और यही से अगर महिला सशक्त होती है तो हमारे देश का भी विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा, हमारे समाज के और देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में महिलाएं बराबरी से अपना सहयोग दे सकती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम पारित हुआ वर्ष है। इसका पहला ऑप्शन है 2005, दूसरा है 2001, तीसरा है 2010 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, लैंगिक अधिनियम 2013 के अंतर्गत परिवादी की जांच का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? नंबर 1 ऑप्शन आता है धारा नंबर 9, नंबर 2 आता है धारा 11, नंबर 3 आता है धारा 8 और नंबर 4 ऑप्शन आता है धारा 12। तो इसका सही जवाब है धारा 11। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। लैंगिक अधिनियम 2013 के अंतर्गत परिवादी की जांच का प्रावधान धारा 11 के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिलाओं के अधिकारों से संबंधित पुस्तक द जजमेंट दैट चेंज इंडिया की रचनाकार है। नंबर 1 अनुष्का मोदी, नंबर है रेणुका मोदी, नंबर 3 है जिया मोदी, नंबर 4 है जारा मोदी। तो इसमें सही जवाब है जिया मोदी। जिया मोदी ने महिलाओं के अधिकारों से संबंधित एक बुक लिखी थी जिसका नाम था 10 जजमेंट्स दैट चेंज इंडिया। ये बुक उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में किस धारा के अंतर्गत मिथ्या अथवा द्वेषपूर्ण परिवाद के लिए दंड का प्रावधान है? इसमें ऑप्शन आता है पहला धारा नंबर 9, नंबर 2 ऑप्शन है धारा 10, नंबर 3 ऑप्शन है धारा 14, नंबर 4 ऑप्शन है धारा 11। इसका सही जवाब है आपका
धारा 14 में ये प्रावधान दंड का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28 चल रहा है अभी। निम्न में से यौन उत्पीड़न का कारण नहीं है। कई पुरुषों में यौन विकृतियों की उपस्थिति, महिलाओं को भोग की वस्तु समझने की सोच। नंबर 3 ऑप्शन है कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान। और नंबर 4 है मीडिया के विभिन्न माध्यमों में बढ़ती अश्लीलता। इसका सही जवाब आता है 3 नंबर का, कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान। ये यौन उत्पीड़न का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, घरेलू हिंसा अधिनियम में व्यथित व्यक्ति से कोई भी ऐसी महिला अभिप्रेत है जो, नंबर 1 ऑप्शन आता है इसमें, प्रत्यार्थी के साथ घरेलू नातेदारी में हो। नंबर 2 ऑप्शन आता है इसमें, प्रत्यार्थी द्वारा घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य के अधीन रही होने का अभिकथन करती है। 3 ऑप्शन आता है केवल अ सही है। और 4था ऑप्शन आता है अ और ब दोनों सही है। तो इसका सही जवाब है 2 नंबर का, प्रत्यार्थी द्वारा घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य के अधीन रही होने का अभिकथन करती है। अब 30 नंबर का क्वेश्चन है आपका, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। मतलब घरेलू नातेदारी जो भी परिवार से संबंधित सहोदर रहते हैं उन्हें कहते हैं घरेलू नातेदारी। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है उसमें है जो साझा गृहस्थी में रहते हैं। 2 ऑप्शन है जो पूर्व में भी साथ रहे हो। 3 ऑप्शन आता है दोनों कथन असत्य है। और 4था ऑप्शन आता है दोनों कथन सत्य है। इसका सही जवाब है दोनों कथन सत्य है। मतलब घरेलू हिंसा अधिनियम में घरेलू नातेदारी कौन होते हैं, जो साझा गृहस्थी में रहते हैं, मतलब परिवार में रहते हैं, या जो पहले भी परिवार के साथ में रहे होते हैं, इन्हें कहते हैं घरेलू नातेदारी। ठीक है, आज हमने जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े उसमें आपकी यशराज की गाइड में से हमने 30 क्वेश्चंस पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस अब हम वस्तुनिष्ठ जो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।